हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 32 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न धारणीय विकास और जैविक कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषताएं हैं, विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसल के समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, जल पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियां व उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां इत्यादि। ए, बी और सी तीनों ही सही है। आगे के प्रश्न रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, कीन्स के अनुसार जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार के संतुलन में होती है तो समग्र मांग की अल्पता को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़ी मात्रा में सार्वजनिक निवेश द्वारा। कीन्स के अनुसार जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार के संतुलन में होती है तो समग्र मांग की अल्पता को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक निवेश व स्वायत्त निवेश बढ़ाकर दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब उत्पादन, रोजगार तथा आय में कमी हुए बिना कीमतों में कमी हो तो इसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्फीति या डिफ्लेशन। मुद्रा विस्फीति मूल्य स्तर के गिरावट की एक विशेष अवस्था है। पीगू के अनुसार मुद्रा विस्फीति मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है, अर्थात जब उत्पादन, रोजगार व आय में कमी हुए बिना कीमतों में कमी हो तो उसे विस्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श मुद्रा क्षेत्र में पूर्ण रोजगार और भुगतान संतुलन अपने आप प्राप्त किया जाएगा यदि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मजदूर और पूंजी स्वतंत्र रूप से संचलन करते हैं, इष्टतम
मुद्रा क्षेत्र का विचार रॉबर्ट मुंडेल ने अपने साधन गतिशीलता सिद्धांत में दिया। मुंडेल कहते हैं कि इष्टतम मुद्रा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पूर्ण रोजगार और भुगतान से संतुलन के रूप में आंतरिक एवं बाह्य संतुलन में स्वतः तालमेल लाता है। इसमें मौद्रिक, राजकोषीय एवं अन्य सरकारी नीतियों तथा लचीली विनिमय दरों की नीति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यदि साधनों जैसे श्रम एवं पूंजी देशों के बीच गतिशील हो तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संतुलन स्वतः प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे के प्रश्न श्रमिक और रोजगार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। दूसरा कथन है, मौसमी भूखमरी केवल शहरी क्षेत्रों में होती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। मौसमी भूख का वह रूप है जो तब होता है जब एक व्यक्ति को पूरे वर्ष के लिए रोजगार नहीं मिल पाता है। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधि की मौसमी प्रकृति और शहरी क्षेत्र में अस्थायी श्रमिकों के प्रसार के कारण आम है। इस प्रकार कथन 2 गलत है। मौसमी बेरोजगारी केवल शहरी क्षेत्र में होती है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संबद्ध संहिता 2020 में निम्नलिखित में से किन श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। पहला है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, तीसरा है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए और सी। औद्योगिक संबद्ध संहिता 2020 में भारत के निम्नलिखित 3 प्रमुख श्रम कानून शामिल हैं। पहला है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यह कानून औद्योगिक विवादों की जांच और निपटाने से संबंधित है। दूसरा है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इस अधिनियम द्वारा ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तीसरा है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। इस अधिनियम ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को रोजगार की शर्तों और नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, अल्प रोजगार का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त नहीं होता, अर्थात अल्प रोजगार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अनिच्छा से कम कौशल वाली अंशकालीन काम करने के लिए मजबूर होता है। अल्प रोजगार अर्थव्यवस्था में रोजगार और श्रम उपयोग की एक माप है जो यह देखता है कि कौशल, अनुभव और काम करने की उपलब्धता के मामले में श्रम बल का कितना अच्छा उपयोग किया जा रहा है। आगे के प्रश्न लोगों की रोजगार में भागीदारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन दोनों तरह के संकेत देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन।
रोजगार से संबंधित पंचवर्षीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी किया जाता है। NSSO की स्थापना 1950 में पूरे भारत में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। 23 मई 2019 को NSSO तथा CSO को एकीकृत करके अब NSO में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कार्यबल भागीदारी दर को परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल श्रम बल में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत। कार्यबल भागीदारी दर कुल श्रम बल को कुल कार्यशील आयु वाली जनसंख्या से विभाजित करने का अनुपात है। भारत में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या आयु 15 से 59 वर्ष है। इसके तहत आने वाली जनसंख्या जो या तो काम में संलग्न है या सक्रिय रूप से काम की तलाश में है। आगे के प्रश्न स्वनियोजित एवं भाड़े के श्रमिकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 2005 में। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण एवं विकास करना है। इसके अंतर्गत 6 घटक शामिल हैं: ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेयजल, सड़क, विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार। अगला प्रश्न है, अपना खेत अपना काम, यह मनरेगा के अंतर्गत नई योजना है और उसे इस राज्य में आरंभ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। मनरेगा के अंतर्गत अपना खेत अपना काम योजना को राजस्थान राज्य ने वर्ष 2011 में प्रारंभ किया था। इस योजना के तहत किसानों से खेतों में भूमि सुधार, कृषि वानिकी, उद्यान, लघु सिंचाई और कृषि भूमि पर भू जल संरक्षण कार्य करवाए जा रहे हैं। आगे के प्रश्न समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आय की असमानता को उपयोग कर मापा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉरेंज वक्र। आय की विषमता की माप लॉरेंज वक्र द्वारा की जाती है, जिसे मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय प्रतिशत से नीचे होते हैं। आगे के प्रश्न भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति। गोल्डन हैंडशेक स्कीम ऐच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, अर्थात जब कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करता है तो उसे कुछ धनराशि प्रदान की जाती है। इसी धनराशि को गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल बी, श्रम शक्ति इज इक्वल्स टू कार्य बल माइनस बेरोजगार। ये गलत है। श्रम शक्ति इज इक्वल्स टू कार्य बल प्लस बेरोजगार, बेरोजगार इज इक्वल्स टू श्रम शक्ति माइनस कार्य बल, ये दोनों सही है। आगे के प्रश्न बेरोजगारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103 है, बेरोजगारी पर विवरण यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। NSSO देश में रोजगार और बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े संकलित करने के लिए वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सहित बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करता है। इसके अलावा भारतीय जनगणना रिपोर्ट में विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत रोजगार सामान्य महानिदेशालय द्वारा भी रोजगार संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ए है, शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी है। बी है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। सी है, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। डी है, तृतीय क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीदी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल बी और डी सही है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, बैंकिंग व बीमा आदि खरीदी गई विभिन्न सेवाएं शामिल की जाती है, जबकि प्रचंड बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक व औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। श्रम बल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के बीच के लोगों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन चर युग्मों के बीच संबंध को बताता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी दर। फिलिप्स ने मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर या स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया, अर्थात यह पाया कि ऊंची स्फीति की दर के साथ बेरोजगारी निम्न होगी। इस संबंध को व्यक्त करने वाले चक्र को फिलिप्स वक्र कहते हैं। डब्ल्यू फिलिप्स ने इसका प्रतिपादन 1958 में किया। अतः फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेरोजगारी मौजूद होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं। रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति पाई जाती है। मजदूरी कीमत लोचशीलता दी होने पर आर्थिक प्रणाली में स्वतः शक्तियां पाई जाती हैं जो पूर्ण रोजगार कायम रखने की प्रवृत्ति रखती है और उसी स्तर पर उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, रोजगार विहीन समृद्धि एक ऐसी अवस्था है जहां रोजगार में स्पष्ट वृद्धि के बिना एक अर्थव्यवस्था में जीडीपी में वृद्धि होती है। दूसरा है, रोजगार विहीन समृद्धि रोजगार की लोच में कमी ला सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। रोजगार विहीन समृद्धि एक ऐसी अवस्था है जहां रोजगार में स्पष्ट वृद्धि के बिना एक अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि होती है। वहीं रोजगार विहीन समृद्धि रोजगार की लोच में कमी ला सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए 3 अवधारणाओं का विकास राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया गया, जो क्रमशः सामान्य स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी हैं। अगला प्रश्न है, कुछ नेट्स वक्र में संबंध दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय की विषमताएं एवं आर्थिक विकास। कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था निम्न आय वाले कृषि समाज से उच्च आय वाले औद्योगिक और फिर उत्तर औद्योगिक समाज में विकसित होता है, आय समानता का एक विशिष्ट पैटर्न फॉलो करता है। यह वक्र उल्टे यू के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण एक रोजगार वाला व्यक्ति अपना रोजगार खोकर बेरोजगार हो जाता है। यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाएगी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चक्रीय। एक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण एक रोजगार वाला व्यक्ति अपना रोजगार खोकर बेरोजगार हो जाता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छिपी बेरोजगारी का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। छिपी बेरोजगारी का अर्थ ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें लोग देखने में रोजगार में लगे होते हैं लेकिन असल में बेरोजगार होते हैं। जैसे किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं, इसमें 3 अतिरिक्त लोग हैं। यदि इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी सीमांत उपयोगिता शून्य है। अगला प्रश्न है, एक ऐसी अवस्था जब मुद्रास्फीति की ऊंची दर एवं बेरोजगारी की अधिक दर एक साथ व्याप्त होती है तो उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टैगफ्लेशन या स्फीति गतिरोध। एक ऐसी अवस्था जब मुद्रास्फीति की ऊंची दर एवं बेरोजगारी की अधिक दर एक साथ व्याप्त होती है तो उसे स्फीति गतिरोध कहते हैं। इस स्थिति में आर्थिक वृद्धि दर कीमत बढ़ने की दर धीमी होगी। इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है क्योंकि बेरोजगारी दूर करने हेतु विस्तारक राजकोषीय नीति का सहारा लेना होगा और दूसरी ओर उच्च स्फीति से बचाव हेतु संकुचित नीतियों का सहारा लेना होगा। अगला प्रश्न है, कीन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी किन कारणों से पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल ए समग्र मांग में कमी से। कीन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण समग्र मांग में कमी है क्योंकि जब कुल मांग कम होती है तो व्यवसायी कम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिससे नौकरी के अवसर कम होते हैं और बेरोजगारी अधिक होती है। इसे मांग में कमी वाली बेरोजगारी या कीन्सियन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति दर के बीच। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध को दर्शाता है। इस अवधारणा का विकास A.W. फिलिप्स ने किया था। इनके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी विपरीत रूप से संबंधित है। इसके निहितार्थ केवल अल्पकाल में ही मान्य है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की स्थिति जहां लोग कार्यशील होते हैं लेकिन उन्हें अपनी क्षमता से कम काम करने को मिलता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी की स्थिति जहां लोग कार्यशील होते हैं लेकिन उन्हें अपनी क्षमता से कम काम करने को मिलता है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें लोग देखने में रोजगार में लगे रहते हैं परंतु यदि उन्हें उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी तीनों सही है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों या संदर्भ अवधियों के आधार पर बेरोजगारी के 3 अनुमान प्रदान करता है। सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, वर्तमान साप्ताहिक आधार दृष्टिकोण बेरोजगारी और वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, आय असमानता को व्यक्त करने वाले ग्राफ की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उल्टा यू आकार का वक्र। कुजनेट वक्र का ग्राफ जिससे इस परिकल्पना के लिए प्रदर्शित किया जाता है, ये वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच एक उल्टे यू आकार का संबंध दर्शाते हैं।
अगला प्रश्न है, AW फिलिप्स वक्र डैश के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नगद मजदूरी दर और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी परिवर्तनों की दर में संबंध का निरीक्षण करता है। यह वक्र बताता है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध होता है। AW फिलिप्स ने अपने विश्लेषण को इंग्लैंड के आंकड़ों पर आधारित करके अनुभवजन्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि जब बेरोजगारी बहुत अधिक होगी तो मुद्रा मजदूरी दरों के बढ़ने की दर निम्न होती है। ऐसा इस कारण कि जब श्रम के लिए मांग कम होती है और बेरोजगारी अधिक, तो श्रमिक चालू दरों से कम पर अपनी सेवाएं देने को तैयार नहीं होते हैं। इसके विपरीत जब बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की ऊंची दर होती है। इसका कारण यह है कि जब श्रम के लिए अधिक मांग होती है और बेरोजगार बहुत कम होते हैं, तो हमें आशा रखनी चाहिए कि मालिक बहुत जल्दी मजदूरी दरें बढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सरकार और रोजगार सृजन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।